हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं समर छालिया एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपनी नई वीडियो सुपर टेट और KVS एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस पर है। और साइंस की जो हमारी सीरीज लगातार संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हर विषय की तैयारी जो आपके सामने कराई जा रही है। तो आज साइंस की सीरीज में हमें पढ़ना है परिसंचरण तंत्र, यानी इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो परिसंचरण का मतलब होता है संवहन करना, किसी चीज का क्या करना, लगातार उसको बहते रहना यानी प्रवाहित करना, परिसंचरित करना। तो कोई भी चीज होती है, जैसे अगर आप पेड़ पौधों को मान लें तो जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती है, वहां से वाटर एब्जॉर्ब होकर ऊपर तक जाता है, पत्तियों तक जाता है। तो किस प्रोसेस यानी परिसंचरण क्या हो रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ परिसंचरित हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम मानव शरीर को ले लें या किसी भी जीव के शरीर को ले लें तो उनके शरीर में जो उनका जो ब्लड होता है या फिर जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उनके अंगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे पार्टिकुलर किसी अंग को जिसकी जरूरत है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, हर पार्ट तक पहुंचाना, किसके थ्रू पहुंचाना, क्या क्या उसमें वर्क, पूरा सिस्टम वर्क करता है, वो आपका सिस्टम जो कहलाता है वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो ये होता है परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के मुख्य कार्य क्या होते हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख जो कार्य होते हैं, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। कोई भी लिविंग थिंग्स यानी सजीव प्राणी बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए ऑक्सीजन, अब जब ऑक्सीजन लेगा तो अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। तो एक ले जाना और फिर बाहर की तरफ क्या करना, ले आना यानी निकालना, क्या कहलाता है, सब परिसंचरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन तथा CO2 का क्या करना, संवहन करना। दूसरा इसका जो मेन काम होता है पोषक पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थ का संवहन करना। पोषक पदार्थ यानी आपके न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और इसके साथ विटामिन हो गए, और इसके जो भी आपके जो आपने पढ़े होंगे जितने भी पोषक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करना, उनका संवहन करना तथा उत्सर्जी पदार्थ, जैसे अब आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, अब उनका एक्सर्शन करना है, उत्सर्जन करना है, तो वो जो पूरा वर्ग जो होता है वो किसका होता है, परिसंचरण तंत्र का काम होता है। तीसरी बात है हार्मोन का संवहन करना। मनुष्य के शरीर में, हमारा शरीर में जो हार्मोन्स प्रवाहित होते हैं, तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स का एंजाइम रिलीज होते हैं, उनका क्या करना, संवहन करना। और हाइड्रोजन, क्लोरीन और H2O का क्या करना, संवहन करना। ये जो कुछ प्रमुख कार्य हैं वो किसके, परिसंचरण तंत्र के हैं। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। तंत्र क्या होता है, एक सिस्टम होता है, और सिस्टम में जब बहुत सारे अंग क्या करते हैं, मिलकर एक साथ वर्क करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, यानी कि तंत्र बन जाता है। तो जब पूरा परिसंचरण, जो परिसंचरण एक प्रोसेस है, वो इस प्रोसेस में जो जो अंग इन्वॉल्व है, यानी शरीर का जो अंग इसमें इन्वॉल्व है, वो अंग मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, एक तंत्र बनाएंगे, और वो तंत्र कहलाएगा आपका परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग मिलते हैं, कौन कौन से अंग मिलकर सिस्टम बनाते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो उसमें जो पहला है वो है रुधिर यानी रक्त यानी खून यानी ब्लड। ये आपका क्या होता है, परिसंचरण तंत्र का अंग होता है। दूसरा होता है हृदय, हार्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत, हार्ट तो सब लोग जानते हो, हार्ट का नाम सुनते हो, सभी लोगों के अंदर लाल लाल जो हार्ट होता है इस तरीके से वो आ जाता है। वो एक्चुअल में वो हार्ट नहीं है। हार्ट आपके जो अंदर हार्ट है, आपके जो दोनों लंग्स है, लंग्स के बीचों बीच यानी थोड़ी सी लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, हार्ट होता है, जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना। अब आपके शरीर में जो ब्लड है यानी खून है उसको शुद्ध करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर का पूरा खून अशुद्ध है। शुद्ध करने का मतलब ये है कि शरीर में जो आपका ब्लड है, जो हृदय ने इसको शुद्ध किया है, शुद्ध करने का मतलब उसमें ऑक्सीजनेटेड किया है, ऑक्सीकृत किया है, मतलब ऑक्सीजन उसमें दी है। अब वो ब्लड जाएगा और शरीर के प्रत्येक हिस्से को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो जब ये जो CO2 लेकर जाता है तो उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड, ये जो ब्लड होता है इसी को हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध ब्लड कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये फिर से हार्ट में जाके जो हम अपने नाक के द्वारा, या जो हमने कल अपना आपको पढ़ाया था श्वसन तंत्र, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करके हार्ट उस ब्लड में ऑक्सीजन को क्या कर देता है, फ्लो करा देता है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, वो फिर से उसका वही काम बनता रहता है। तो ये होता है पूरा सिस्टम। तो हृदय जो होता है ये सबसे मुख्य पार्ट होता है किसका, परिसंचरण तंत्र का। बात करते हैं धमनी और सिरा। धमनी और सिरा ये इनका जो काम होता है, इनका काम होता है ब्लड को कैरी करना, ब्लड को पहुंचाना आपके मस्तिष्क से, यानी आपके माइंड से आपके ग्लैंड्स तक, कोई भी ग्लैंड्स तक, मान के चलो किसी भी आईज तक पहुंचाना, या फिर आपके यहाँ पे हार्ट तक पहुंचाना, उसको फिर से किडनीज तक ले जाना, फिर से उसको कहीं से आपके लीवर तक ले जाना, ये सब काम किसका होता है, धमनी और सिरा का होता है। इन दोनों में केवल ये अंतर होता है कि एक होती है, एक में होता है प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ पूर्ण प्रवाहित होता है, और दूसरी जो होती है उसमें जो CO2 मिली हुई गैस, वो जो ब्लड होता है वो प्रवाहित होता है, यानी अशुद्ध रक्त। तो एक में शुद्ध रक्त, एक में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो कि आगे क्लासेस में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आते हैं लिम्फ्स, लसिका। इनको ये आप जो रुधिर हो गया, हृदय हो गया, धमनी, सिरा, लसिका, ये जो क्या है परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। अब इनको एक एक करके हमें क्या करना, समझना है। बात करते हैं सबसे पहले रुधिर। आपने सबसे पहले पढ़ा है रुधिर, रुधिर यानी ब्लड। सब लोग जानते होंगे ब्लड क्या कहलाता है, जिसको हम सामान्यतः अपनी बोलचाल में खून कहते हैं। तो खून आपने देखा होगा ये लाल होता है, कैसा होता है, रेड होता है। अब ये खून है क्या, लिक्विड है। तो ये क्या है कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो ये लिक्विड नहीं है, लिक्विड की फॉर्म में क्या है, टिश्यू है। टिश्यू, अब टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है ऊतक। ऊतक की परिभाषा क्या होती है, आप लोगों को हमने सेल्स पढ़ाया है पिछली वीडियो में। जो सेल्स होती हैं छोटी छोटी एक ही टाइप की जो सेल्स होती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, आपका टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो जो हमारा ब्लड है वो ब्लड एक लिक्विड नहीं है, ब्लड एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी लिक्विड के माध्यम से क्या करता है, सेल्स को कनेक्ट करता है, एक टिश्यू का फॉर्म बनाता है। तो यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड संयोजी मतलब कनेक्टिव, और ऊतक मतलब टिश्यू। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन है, ब्लड है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। पीएच मान का मतलब आपको पीएच स्केल आपने देखा होगा कि आपका जो अगर 7 है पीएच में, उसकी वैल्यू 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से कम है तो अम्ल होगा, और 7 से ज्यादा है तो क्षार होगा। तो ये देखा आपने, 7 से क्या है, ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो कहेंगे हल्का क्षारीय होता है। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आप लोगों को पता होगा जो ब्लड का रंग लाल होता है, रुधिर का रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर का आयतन लगभग 5 से 6 लीटर पुरुषों में तथा 4 से 5 लीटर महिलाओं में होता है। यह मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो परिसंचरण तंत्र होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, टॉपिक माना जाता है। तो अब हमने देखा कि जो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, पीएच 7.4 होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है, और जो पुरुषों में होता है वो 5 से 6 लीटर होता है तथा महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। और इनका जो मनुष्य के कुल भार का जो परसेंटेज होता है वो 7 से 8% होता है। अब बात करते हैं रुधिर के कुछ पार्ट्स होते हैं। रुधिर का संगठन, रुधिर बनता कैसे है, रुधिर किस किस चीज से मिलकर बनता है, तो ये है रुधिर का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है, ध्यान से देखना है। ब्लड जो है, ब्लड मोस्टली 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है आपका रक्त प्लाज्मा। पहला क्या है, रक्त प्लाज्मा, इसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, जो कि अपनी बॉडी में 55% यानी रुधिर में जो है, ब्लड में जो होता है वो 55% होता है। यानी अगर ब्लड है तो ब्लड में 55% क्या रहेगा, ब्लड प्लाज्मा रहेगा, और उसकी जो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो कितनी होती हैं, 45% होती हैं। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है। और फिर रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, वो कितनी है, 45% पाई जाती है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो
इन विटामिन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन जो ये प्रोटीन है कौन कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन, कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा क्या होता है फाइब्रिनोजन। ये क्या है आपके प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन, को यहाँ पे लिख लेना प्रोटीन, और इनको हिंदी में यहाँ पे लिखा है हमने फाइब्रिनोजन ये प्रोटीन, और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन ये आपका प्रोटीन है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं आपके ब्लड प्लाज्मा बनाते हैं, जो कि किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है, 55% पाया जाता है। अब बात करते हैं, अभी कोरोना पीरियड में आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा डोनेट होने लगा था, प्लाज्मा, तो ये जो प्लाज्मा बात चल रही थी वो यही प्लाज्मा होता है जो कि ब्लड से निकाला जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं जो होती है 45% पाई जाती है, जिनमें से पहले जो है आरबीसी, आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स, तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड मतलब लाल, ब्लड मतलब रक्त, और सेल्स मतलब कणिकाएं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी ये कैसी होती है, सफेद कलर सफेद होती है, और ये कैसी होती है, लाल होती है। इनका रंग लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, संवहन करना है, पूरी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, संवहन यानी सर्कुलेशन कराना है। दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका है, इनका काम क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा आप लोगों को सबसे ज्यादा समझ आया होगा कोरोना पीरियड में, क्योंकि इस टाइम पे आपको कहा आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी मजबूत कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए थे, कई सारी चीजें, इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा वर्क होने लगा था, काढ़ा वगैरह पिया जाने लगा था, तो ये किस चीज के लिए कर रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्चुअल में क्या बढ़ाया जाता है, एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी बनाई जाती हैं। इनका काम होता है क्या करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ये कहलाती है आपकी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। यानी अगर आपको कोई रोग है, अचानक से आप पे हैवी हो जाता है, तो आपके अंदर ऐसी सेल्स है जो उन रोगों से क्या करती हैं, लड़ती हैं, वही कहलाती है प्रतिरक्षा। वो कौन सी सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं, अगर समझ आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे भैया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों से बार बार बोलना पड़ता है ये चीज, आप लोग तो इतना खुद समझो कि हमें लाइक करना है वीडियो को, अगर आपको कमेंट भी करना है, आपका चैनल है यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। चलिए छोड़िए, कर लेना। तो अब होता है ब्लड प्लेट्स, अगली होती है ब्लड प्लेट्स। ब्लड प्लेट्स का काम क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, कहते हैं ना प्लेटलेट्स कम हो गई या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो बहुत ज्यादा बीमारी वगैरह हो जाती है। तो ये होता है इसका मेनली जो काम होता है वो होता है थक्का बनाने का, थक्का बनाने। आप लोग थक्का क्या होता है, थक्का ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आपको कभी कभार चोट लग जाती है या फिर गिर जाते हो, कोई चोट लगी तो कुछ समय के लिए ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ आप देखोगे 4 या 5 मिनट के अंदर में आपका जो ब्लड होगा वो आसपास में क्लॉटिंग हो जाती है, यानी ब्लड जम जाता है और वो उसकी एक लेयर बना देता है और ब्लड को बंद कर देता है। तो यही काम होता है किसका, ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है। किसका काम होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है, इनका काम होता है थक्का बनाना, ताकि आपका जो ब्लड, थक्का क्यों बनता है, क्योंकि जो ब्लड जैसे आप एक बार ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, अब तो वो निकलती रहेगा, तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, लेयर बना लेती हैं, ड्राई होकर एक लेयर बनाती है, ताकि वो ब्लड जो निकल रहा है वो बाहर ना निकल पाए, और फिर से जो उसकी जो हीलिंग, उसमें क्या हो जाता है, हीलिंग हो जाता है, और जो आपकी हीलिंग सेल्स एक्टिव हो जाती है और उसको क्या कर देती है, हील कर देती है। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बनता है। आपको ये जो जानकारी दी जा रही है ये ना कि केवल सुपरटेट ना केवीएस, किसी लिए आपके जनरल नॉलेज की है, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में ब्लड है। ब्लड क्या है, ब्लड लिक्विड नहीं है, ब्लड एक टिश्यू है, और टिश्यू है तो इसका काम क्या है, ब्लड ही से क्या होता है ना, क्या होता है, आपको ये चीजें जाननी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने देख लिया कि सुपरटेट के लिए तभी हम ओपन करेंगे या फिर केवीएस के लिए तभी ओपन करेंगे, नहीं, ये आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए। ये साइंस ऐसी है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है एक्चुअल में, तब जाके आप बेहतर तरीके से अपनी प्रतिरक्षा और अपनी प्लेटलेट्स और अपनी आरबीसीज को कंट्रोल में कर पाएंगे और हेल्दी लाइफ को आप क्या कर सकते, सर्वाइव कर पाएंगे। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आरबीसीज की। जो आपकी पहली रक्त कणिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, आरबीसीज के बारे में बात करते हैं। आरबीसीज उभयचर कौन से होते हैं, उभयचर, उभय का मतलब दोनों, चर मतलब रह सकते हैं, मतलब जो जल और थल यानी वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
उभयचर कहलाते हैं। इनकी जो आरबीसी होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे बड़े आकार की होती हैं। जबकि जो स्तनधारी यानी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी का मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। ये पूर्ण विकसित तरीके से बच्चों का जन्म होता है तो वे क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अंडे देते हैं यानी इनके बच्चे पूर्ण विकसित पैदा नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, और स्तनधारी नहीं कहलाते हैं। और वो उसमें और वो अपने बच्चों को पैदा करके दूध वगैरह नहीं पिला पाते हैं। तो ये अंतर होता है स्तनधारियों में और नॉन स्तनधारियों में। अब बात करते हैं स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो सबसे छोटे आकार की होती है। मनुष्य की आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है। मनुष्य की आरबीसी, पहली बात तो स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी होती है। फिर मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या जो होती है वो 50 से 55 लाख होती है। अब ये कैसी होती है, ये पूरे ब्लड में नहीं होती है। आपको जो भी क्वांटिटी बतानी है वो पर, जैसे मान लिया हमने ये बताया कि 50 से 55 लाख, तो 50 से 55 लाख प्रति मिलीलीटर, प्रति मिलीमीटर, यानी हमने बोल दिया कि घन मिलीमीटर। जैसे आप किसी चीज का वॉल्यूम निकालते हो, मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी, वॉल्यूम निकालते हो, आयतन निकालते हो, तो किसी भी जैसे लिक्विड है तो उसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो ब्लड भी एक लिक्विड का टाइप है, लिक्विड है। अब उसका आयतन निकालेंगे तो इसको जो आयतन का जो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट किस में होगा, वर्ग में होगा कि घन में होगा। क्षेत्रफल का मेजरमेंट होता है वर्ग में और जो आपका आयतन का मेजरमेंट होता है वो घन में। तो ब्लड का क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता, आयतन। आयतन में अगर उसकी मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, घन। तो हम क्या ले सकते हैं कि 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी एक घन मिलीमीटर आपके रक्त में 50 से 55 लाख क्या होती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह पुरुषों में ये पुरुषों में पाई जाती है और महिलाओं में 45 से 50 लाख के बीच में होती हैं। अब बात करते हैं इनकी गणना, काउंट कैसे की जाती है, कैसे पता लगेगा कि आपके बॉडी में कितनी आरबीसी है, आपके ब्लड में कितनी आरबीसी है। तो इनको पता करने की जो मशीन होती है उस मशीन का नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हीमोसाइटोमीटर से क्या पता लगाया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से आपके ब्लड में आरबीसी की संख्या को पता लगाया जाता है। बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है ह्यूमंस में, और उभयचर जो होते हैं उनमें 80 से 100 दिन के बीच में इनका जीवन काल होता है। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप वैसे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको सुन लेना है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, और जो उभयचर प्राणी होते हैं, उभयचर जीव होते हैं, इनका जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 80 से 100 दिन के बीच में होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इनमें केंद्रक पाया जाता है तथा इसका जो प्रमुख कार्य है हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी प्रतिरक्षा, बताया था ना यहाँ पे, प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना, इम्यूनिटी मजबूत करना है, किसका काम है, डब्ल्यूबीसी का काम है। और इनका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन तथा इनकी संख्या जो होती है 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, यानी एक घन मिलीमीटर रक्त में 10,000 जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसी होती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको बिल्कुल हाईलाइट करके इसको लिखना है। जहां जहां वैसे मैंने सर्कल लगाया वो सभी हाईलाइट है, और जो बोर्ड पे आपको बताया जा रहा है वो एक सिलेक्ट करके ही बताया जा रहा है। आपको बहुत बड़े टॉपिक में से चीजें निकाल के आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में क्या मेंशन किया जाएगा उसको आपके सामने रखा जाता है। तो इनका अगर अनुपात पूछा जाए कि किसी भी बॉडीज में ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स रेशियो, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का रेशियो होता है 600:1 होता है, यानी हर 600
रेड ब्लड सेल्स पर एक क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, WBCs की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसे क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो जब WBCs बढ़ती हैं तो वो भी क्या है, हार्मफुल होती है, यानी ब्लड कैंसर का रूप ले लेती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। जो प्लेटलेट्स हैं, जैसे कि हमने बताया था, प्लेटलेट्स ये थर्ड जो कंपोनेंट था ब्लड कणिकाओं का, तो इसमें एक प्रकार का क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, जो कि क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो रुधिर का थक्का बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। इनकी जो संख्या होती है 2 से 3 लाख होती है, और इनका जो जीवन काल लगभग 7 से 8 दिन होता है। 2 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी रक्त का आयतन बताना है कि 1 घन मिलीमीटर में जो वो संख्या होगी 2 से 3 लाख होगी, और इनका जो जीवन काल होगा वो 7 से 8 दिन होता है। अब प्लेटलेट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। अब ये क्या करता है, इनका काम है, हमने बताया था ना, ब्लड क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट करना यानी रक्त को जमाना, रुधिर का थक्का बनाना। अब कैसे, तो जो यहाँ पे देखते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है, ये वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है, वो इस प्रोथ्रोम्बिन से, ये प्रोथ्रोम्बिन हमने बताया था, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये हमने बताया था। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये प्रोटीन जो कि प्लेटलेट्स में पाया जाता है, ये किससे मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन से मिलकर 3 से 8 मिनट में क्या बना देता है, रुधिर का थक्का बनाता है। इस क्रिया में कैल्शियम प्लस प्लस तथा विटामिन ए सहायक होते हैं, यानी कैल्शियम और कैल्शियम का जो आयनिक फॉर्म होता है, कैल्शियम 2 प्लस और विटामिन के जो हमने आप लोगों को कल बताया था, ये सहायता करते हैं क्या करने में, ब्लड क्लॉट करने में। तो ये नहीं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपका पूरा परिसंचरण तंत्र हम डिस्कस कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हृदय के बारे में, जो कि आपका दूसरा आपका क्या है, अंग है, जो कि आपके परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग होता है। तो बने रहिए वीडियो में, लगातार अपने जो नोट्स आपको बताए जा रहे हैं, वो नोट्स में पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। बिलीव करिए, विश्वास मानिए, आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। और जिस दिन आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप एग्जाम दोगे, उस दिन आपको गुरुकुल कोचिंग क्लासेस का हर एक नोट याद आएगा कि हाँ, इस क्लास से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिले हैं। तो भरोसा रखिए और साथ बनाए रखिए, उसके साथ साथ सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि एक आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन, तब जाके हम और इंप्रूव कर पाएंगे और कुछ अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है आपको सपोर्ट करना है, ताकि हम कुछ इंप्रूवमेंट ला सकें और साथ में आप भी इंप्रूवमेंट ला सकें। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हृदय के बारे में, धमनी, शिरा, लसिका के बारे में। तो आज जो आपने पढ़ा, परिसंचरण तंत्र पढ़ा, हृदय पढ़ा, और इसके बारे में क्या होता है परिसंचरण तंत्र, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, और यहाँ तक की वीडियो को आपको कंप्लीट रिवीजन करके देख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपको बताना भूल गए, ये आप लोग कब बताओगे, ये भी तो नोट पॉइंट है, इसको भी तो आपको नोट करना है कि आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड योर चैनल, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल हम सभी का है, आपका है, हमारा है। तो अपने चैनल को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। आइए गुरुकुल ज्वाइन करते हैं और गुरुकुल को आगे बढ़ाते हैं। फिर से वही पद्धति, गुरुकुल नाम इसीलिए सोच समझ के रखा है कि फिर से वही पद्धतियाँ आपके लिए लेकर चलते हैं जो प्राचीन समय में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती थी, जिनसे जो एक जहाँ का जो ज्ञान था वो एक अलग ही स्तर पर था। तो यही बने रहिए हमारी वीडियो में, बातें बहुत हैं, समय मिलेगा कभी लाइव आएंगे तो आप लोगों के साथ बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी अपने जो सजेशन है वो आप लाइव के थ्रू आप कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चंस आपके हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला जो संडे होगा वहाँ पे एक लाइव सेशन रखा जाएगा आप लोगों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।